हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वन शॉट में। ये वीडियो मैंने बनाई है 11th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि एक ही बार में आप एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकें, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब जानते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये लाइन हमें याद रखनी है, द मेजर कंपोनेंट्स of our food are carbohydrates, proteins and fats। ठीक है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी हमें चाहिए होते हैं थोड़े में। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो फूड एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है फूड का वो ग्रोथ में इस्तेमाल हो जाता है एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिक प्रोसेस इस्तेमाल हो जाएगा पानी और डिहाइड्रेशन से हमें बचाएगा। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये लाइन थोड़ी सी याद रखनी है। बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स इनका कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक बात है, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे यानी आप स्टार्च खाओगे, स्टार्च तो एज इट इज इस्तेमाल हो नहीं जाएगा, पहले वो टूटेगा। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है ना, तो जितना भी आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो पहले वो मोनोसैकेराइड में चेंज होता है, तब वो एब्सॉर्ब होता है। ऐसी प्रोटीन भी इस्तेमाल नहीं होगा डायरेक्ट, पहले वो अमीनो एसिड में चेंज होगा फिर इस्तेमाल होगा। ऐसी फैट भी पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा फिर इस्तेमाल होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system। तो यहाँ फिर इन्होंने एनसीईआरटी में डाइजेशन की डेफिनेशन दी कि दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म से कन्वर्ट हो जाना, ऐसी फॉर्म में जो एब्जॉर्ब हो सके, इज नोन एज डाइजेशन। तो इस लाइन से, इस डेफिनेशन से कॉम्पिटिशन में सवाल भी बन चुका है, एग्जाम में ही पूछी जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion। ठीक है। and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method। ये लफ्ज भी आपको याद रखना है, सवाल पूछ सकता है एनसीईआरटी में। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है, तो आपको बोलना है डाइजेशन प्रोसेस के दौरान बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं। बायोकेमिकल, मैकेनिकल से मतलब ये देखो, जब काफी सारी मस्कुलर एक्टिविटीज भी होती है, जब खाने का डाइजेशन होता है, एंजाइम्स का भी सिक्रीशन होता है, तो मैकेनिकल प्रोसेस भी होते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस भी होते हैं। आगे लिखा हुआ है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, आपको उस फिगर को समझना है। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी में दे रखा है और एक लाइन लिखी हुई है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएट ग्लैंड्स। फिर आगे आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसोसिएट ग्लैंड्स में आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। इनके बारे में फिर एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। 10th से आप ये बात सुन रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना माउथ में जाएगा, फिर माउथ से पहुंचेगा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंक्स होता हुआ ये आ जाएगा ईसोफेगस में। तो ये जो आप खाना निगलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्वेलोइंग या फिर डेग्लूटेशन। क्या कहलाता है? स्वेलोइंग। आप आगे पढ़ेंगे इसको, स्वेलोइंग या फिर डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन माउथ से जब ये खाना माउथ में पहुंचेगा, जाहिर सी बात है टीथ उसे ग्राइंड करेंगे, चीप करेंगे और सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा और ये बोलस की शक्ल अख्तियार कर लेगा। क्या अख्तियार कर लेगा? शक्ल बोलस। तो बोलस फिर माउथ से पहुंच जाएगा फेरिंक्स से होता हुआ इनटू ईसोफेगस। फिर ये ईसोफेगस से आगे मूव करेगा। जब ये बोलस ईसोफेगस से आगे मूव करेगा तो ये कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सवाल पूछा भी जाता है, आपको याद रखना है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। और फिर खाना स्टमक में आ जाएगा। जैसे ही खाना स्टमक में आएगा तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, है ना, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। गैस्ट्रिक जूस में कुछ प्रोएंजाइम्स होते हैं, आपने नाम सुना है, जैसे कि पेप्सिनोजेन है, प्रोरेनिन है, जो एचसीएल की मौजूदगी में एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर जब ये सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इसे हम बोलते हैं एसिडिक काइम। एसिडिक काइम, ठीक है ना।
स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले खाना जाएगा ड्यूडेनम में, उसके बाद पहुंचेगा फिर जेजुनम में और फिर लास्ट में पहुंचेगा इलियम। ठीक है, आप 10 से बात सुन रहे हैं, जैसे खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो इधर लीवर और गॉल ब्लैडर से आता है बाइल और इधर पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, और फिर अच्छा खासा डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में ही हो जाता है। एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम और इलियम में होता है। ठीक है ना, हम बात करेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है क्योंकि सबसे ज्यादा विलाई यहीं पाई जाती है। एनसीईआरटी की बात ये भी लिखी हुई, ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है, तो सवाल बना है कंपटीशन में पूछा गया ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है, सी शेप्ड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जेजुनम के लिए कि लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट जेजुनम होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट जेजुनम, the small intestine has three parts, C-shaped duodenum, long coiled part jejunum and highly coiled ileum। नीट में इस लाइन पर सवाल आ चुका है, इलियम हाईली coiled होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और जो भी डाइजेस्टेड फॉर्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से बैकफ्लो ना हो खाने का, इसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वॉल्व बनाया, इसे बोला जाता है इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये बैकफ्लो फीकल मैटर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आगे एनसीईआरटी बताया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट कहलाता है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कहलाता है सीकम, दूसरा पार्ट कहलाता है कोलोन और थर्ड पार्ट कहलाता है रेक्टम और फिर रेक्टम में आगे एनल कैनाल और एनस। फिर आगे एनसीईआरटी में ये भी बताया गया कि कोलोन के भी फर्दर 4 पार्ट होते हैं। पहला कहलाता है असेंडिंग कोलोन, दूसरा कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे से ऊपर असेंडिंग कोलोन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे की तरफ आएगा तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन और लास्ट में एक पार्ट और एनसीईआरटी में पढ़ा है सेगमेंट कोलोन, पहले ये लफ्ज नहीं था। समझ में आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, जो हम अभी डायग्राम में देख रहे थे, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। माउथ से एनस तक की जो लॉन्ग ट्यूब है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. ठीक है ना? Each tooth is embedded in a socket of jaw. This type of attachment is called thecodont. तो इधर NCERT में टीथ की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। NCERT में बताया गया कि हमारे टीथ की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो ये जबड़े में फिट होते हैं, जॉ बोन में होते हैं, इसको कहा जाता है कि थेकोडोंट। 2 तरीके दांत होते हैं हमारे, एक कच्चे दांत मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, दूसरे परमानेंट या एडल्ट टीथ। क्योंकि 2 टाइप के दांत होते हैं, कहलाते हैं डायफायोडोंट। और टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। इसके लफ्ज आए हेटेरोडोंट। ठीक है ना। डेंटल फॉर्मूला एक एडल्ट का आपका याद होगा 2123/2123, 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, है ना। बात करते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि टीथ एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, इस अटैचमेंट को, this type of attachment is called thecodont. Majority of mammals including human beings form 2 sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. 2 तरीके के दांत होते हैं, milk teeth और deciduous teeth, दूसरे permanent और adult teeth. This type of dentition is called diaphyodont. 2 तरीके के दांत होते हैं, बोला था diaphyodont. An adult human has 32 permanent teeth, total दांत 32 होते हैं, which are of 4 different types. इसको बोला जाता है heterodont. कौन कौन से दांत है? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ is of the order of इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर is represented by dental formula which in human is 2123/2123। तो डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट अगर पूछा जाता है आंसर आएगा 2123/2123। एनसीईआरटी में जो बात लिखी हुई है कि दिस अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, मतलब आधे अपर और लोअर जॉ में जो अरेंजमेंट है दांत का, यही क्या आता है डेंटल फॉर्मूला। इस लाइन पर भी सवाल आ चुका है। जो हार्ड चेविंग सरफेस है हमारे दांत की वो कहलाती है एनामल, और जो कि खाने को चबाने में मदद करती है। फिर आगे एनसीईआरटी में टीथ एक डायग्राम भी दे रखा है, देखिए सामने जो चबाने वाले दांत हैं ये कहलाते हैं इंसीजर्स, उसके बाद जो नुकीला वाला दांत है कहलाता है कैनाइन, उसके बाद जो छोटी दाढ़ें कहलाती है प्रीमोलर्स, और फिर जो लास्ट वाली दाढ़ें ये कहलाती है मोलर्स। ठीक है ना। इसमें पुराने पेपर में एक सवाल ये भी पूछा गया है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड बॉय, 17 इयर्स ओल्ड बॉय का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि जो ये अकल दाढ़ है, जिसे थर्ड मोलर या विजडम टीथ बोलते हैं, 18 साल की उम्र में निकलता है। अब क्योंकि 18 साल की उम्र में निकलता है तो इसे 17 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। आप आंसर लगा कर आएंगे 2122/2122।
ठीक है ना। ऐसे अगर सवाल पूछा जाता है कि 5-6 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 5 टू ईयर ओल्ड बॉय का डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो अगर 5-6 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप आंसर लगा कर आएंगे 2102/2102। यहाँ जीरो लिखा गया प्रीमोलर्स के लिए, क्योंकि प्रीमोलर 10-12 साल की उम्र में निकलते हैं, इसलिए 5-6 साल के बच्चे के प्रीमोलर्स भी एब्सेंट होंगे, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, और इस बच्चे का थर्ड मोलर भी एब्सेंट होगा, थर्ड मोलर इज ऑल्सो एब्सेंट, थर्ड मोलर इज ऑल्सो एब्सेंट। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दांत की जो ऊपर वाली लेयर है वो कहलाती है एनामल, ज्यादातर दांत का पोर्शन बना होता है डेंटाइन से, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे टंग। टंग के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनम। तो एक सवाल बन सकता है, टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ, टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ बाय फ्रेनुलम। एक सवाल ये भी पुराने पेपर में पूछा गया है कि टंग पोस्टीरियरली किससे अटैच होती है, तो पोस्टीरियर साइड में टंग अटैच होती है बोन से, उसे बोला जाता है हेड, ठीक है ना, हेड बोन। हेड बोन के बारे में मोमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में सुनेंगे। एनसीईआरटी में बस टंग में दो ही लाइन दे रखी है, आगे लिखा हुआ द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन, टंग में ऊपर की तरफ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं कॉल्ड पैपिला, ठीक है ना, सम ऑफ व्हिच बियर टेस्ट बर्ड, जिसमें कुछ में टेस्ट बर्ड भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम डायग्राम देखें टंग का, जो हमने दूसरी जगह से लिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो पैपिला तीन तरीके के ह्यूमन टंग में देखे जाते हैं। ये पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं बड़े बड़े पैपिला, ये कहलाते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला, जो कि 8 से 12 नंबर में होते हैं। आगे की तरफ ये छोटे छोटे पैपिला, ये कहलाते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। पूरी टंग पर छोटे छोटे पैपिला होते हैं, कहलाते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। इसके अलावा एक और आप देख रहे हैं नाम फोलेट पैपिला, ये ह्यूमन टंग में नहीं होते। ये सवाल है पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। टंग के ऊपर एक इन्वर्टेड वी शेप फरो होता है, इसे बोला जाता है सल्कस टर्मिनालिस, इट इज अ इन्वर्टेड वी शेप फरो, इन्वर्टेड वी शेप फरो होता है जिसे बोला जाता है सर्कस टर्मिनालिस, जिसके बीचों बीच एक गड्ढा होता है, इसे बोला जाता है फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। इस सर्कस टर्मिनालिस की वजह से टंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर ओरल पार्ट, एंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट, और पोस्टीरियर 1/3 फेरिंजियल पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 फेरिंजियल पार्ट, ठीक है ना। फेरिंजियल पार्ट में आपको ये लिंगुअल टॉन्सिल भी नजर आ रहा है, बस इसमें भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये सवाल पूछा जा चुका है। फेरिंग्स is a common passage for both food as well as air. The esophagus and the trachea vent pipe open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis. Respiratory system में भी आप इसको सुनेंगे कि इधर खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ मूव ना कर जाए, इसलिए जो लैरिंक्स की ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे बोले जाता है एपिग्लॉटिस, जो कि खाने के दौरान बंद हो जाता है। इसलिए बड़े मना भी करते हैं खाना खाते दौरान आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है, और जब आप खाना खाते हैं बंद हो जाता है। तो अगर खाना खाते में आप बात करते रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे खोलना है बंद होना है। इस दौरान अगर छोटा सा पार्टिकल भी उधर ट्रैकिया की साइड चला जाएगा तो बहुत तेज खांसी आती है ना, देखा होगा फंदा लग जाता है खांसने में। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads into a J-shaped bag जिसे स्टमक कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने स्टमक का डायग्राम दिखा दिया, आप देख रहे हैं इसोफेगस से यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसका जो पहला पार्ट है ये कहलाता है कार्डियक एंड, उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है कहलाता है फंडस, तीसरा पार्ट इसका बॉडी, सबसे बड़ा पोर्शन 70 to 80% यही होता है। लास्ट वाला पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक रीजन, और पाइलोरिक रीजन के भी दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल। दो स्फिंक्टर होते हैं इसोफेगस में, एक ही ऊपर की तरफ होता है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है, और कार्डियक स्फिंक्टर। इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खाना जुड़ रहा होता है तो यहाँ पर एक और स्फिंक्टर है, इसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये यहाँ पे इस तरीके दिखाता हूँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना, फिर ये आगे इधर ड्यूटम में दिखा रखा है, ये जगह मौजूद होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे स्टमक कहा गया है, स्टमक,
फिर मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। तो ऊपर से जो इसोफेगस स्टमक में ओपन हो रहा था तो वो तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था ऊपर की तरफ। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये बताया गया एनसीईआरटी में कि हमारा जो स्टमक है ये अपर लेफ्ट पोर्शन होता है, इधर इस तरह का कर्व बना होता है ना, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इट हैज फोर मेजर पार्ट। पहला पार्ट कहलाता है इसका कार्डिक रीजन, जहां पर कि इसोफेगस ओपन हो रहा है। दूसरा पार्ट कहलाता है इसका फंडस। तीसरा पार्ट कहलाता है बॉडी, जो कि मेन सेंट्रल रीजन है। लास्ट वाला पार्ट कहलाता है पाइलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री पार्ट, जैसे मैंने बताया था, सवाल आ चुका है। सी शेप ड्यूडेनम, इसके अलावा लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पार्ट कहलाता है जेजुनम, एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। हाईली क्वाइल्ड इलियम पर सवाल आ चुका है। आगे लिखा हुआ द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो बीच में एक ओपनिंग है, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसोफेगस स्टमक के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फाइनली इलियम ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ सी, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता रहे हैं, उसके तीन पार्ट है, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम। सीकम के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्मॉल ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपको याद रखना है सीकम के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई। इसे सिम्बायोटिक क्यों कहा गया? सिम्बायोटिक लफ्ज से मतलब होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो। तो यहाँ पर ई कोलाई अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर एक्ट करेगा, बनाएगा विटामिन बी1, बी2, बी12, विटामिन के। तो और उसे खाना खाने को मिलेगा, ई कोलाई को खाना खाने को मिल रहा है, हमारी बॉडी को मिलेगा विटामिन। इसे दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ सीकम इज अ ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ई कोलाई के लिए कहा गया है। तो सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है पुराने पे, सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ मौजूद होते हैं? आप आंसर लगाएंगे सीकम। फिर आगे लिखा हुआ अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द फर्मिफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इधर सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है जिसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। 12th में आप लिम्फाइड ऑर्गन से पढ़ेंगे कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। 10th और 11th की किताबों में इसे वेस्टिजियल ऑर्गन लिखा हुआ है। द सीकम ओपन्स इनटू कोलोन। कोलोन के फिर आपने पढ़े चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स थ्रूआउट द हैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे है वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की चार लेयर होती है। सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर सेरोसा। म्यूकोसा को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं बिकॉज इट सीक्रेट म्यूकस। स्टमक के अंदर इसमें इरेगुलर फोल्ड्स नजर आते हैं कॉल्ड रुगी या गैस्ट्रिक रुगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आते हैं कॉल्ड विलाई। दूसरी किताब में आप पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स नजर आते हैं जिन्हें प्लाइका सर्कुलरिस या फिर वॉल्व ऑफ कर्करिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना। सब म्यूकोसा में आपको लाइन याद रखनी है कि वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके अलावा उसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स और नर्व मौजूद होते हैं। सब म्यूकोसा और ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड भी होते हैं। मस्कुलरिस के अंदर इनर सर्कुलर लेयर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। कुछ रीजन्स पर ऑब्लिक लेयर भी होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कुछ रीजन से मतलब उनका स्टमक से। आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा जो कि मेसोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। मेसोथेलियम से मतलब होता है एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स यानी इंटरनल ऑर्गन। मैं पढ़कर सुनाता हूं। एनसीईआरटी में लिखा द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possess फोर लेयर्स, चार लेयर होती है। कौन कौन सी? सेरोसा, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। हम अंदर से देखें तो सबसे अंदर है म्यूकोसा। म्यूकोसा को म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं बिकॉज इट सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है ना। म्यूकोसा में आप देखेंगे कि स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। ये जो इरेगुलर फोल्ड्स म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टमक में नजर आते हैं कहलाते हैं गैस्ट्रिक रुगी। गैस्ट्रिक रुगी। ठीक है ना। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में वो कहलाते हैं विलाई। एक बात आप और भी याद रख सकते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अलावा जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखेंगे तो आपको स्मॉल सर्कुलर फोल्ड, स्प्रिंग की तरह फोल्ड नजर आएंगे। ये कहलाते हैं प्लाइका सर्कुलरिस या फिर वॉल्व ऑफ कर्करिंग। प्लाइका सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस को वॉल्व ऑफ कर्करिंग भी कहा जाता है।
वॉल्व ऑफ कर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अलावा इसमें मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स। सवाल पूछा जा सकता है। सबम्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। मस्कुलरिस में होता है इनर सर्कुलर लेयर, डायग्राम में भी नजर आ रहा है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और सबसे बाहर वाली लेयर है सेरोसा, जो कि बनी होती है मेसोथेलियम से, mesothelium and some connective tissue, mesothelium and some connective tissue, ठीक है ना। इसके अलावा पुराने पेपर में ये भी सवाल पूछा गया है कि जो सबम्यूकोजा है इसके अंदर नर्व प्लेक्सस होता है। आप याद रखेंगे इस नर्व प्लेक्सस का नाम है मीजनर्स प्लेक्सस। क्या नाम है इसका? मीजनर्स प्लेक्सस। सबम्यूकोजा में एक नर्व प्लेक्सस है, इसका नाम है मीजनर्स प्लेक्सस, जो कि एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस है। ऐसे ही जो ये मस्कुलरिस है इसकी जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है इसके बीचों बीच एक और प्लेक्सस मौजूद है। इस प्लेक्सस को बोला जाता है ऑर्बैक्स प्लेक्सस। क्या बोला जाता है इसे? ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ये एक पैरासिम्पैथेटिक प्लेक्सस है, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करूँगा। ऑर्बैक्स प्लेक्सस, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर and is made up of thin mesothelium. Mesothelium से मतलब होता है epithelium of visceral organs with some connective tissue. Muscularis के बारे में लिखा हुआ it is formed by smooth muscles. Smooth muscle से बना होता है, usually arranged into an inner circular layer and outer longitudinal layer. ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। An oblique layer, an oblique muscle layer may present in some regions. ये जो oblique muscle layer वाली बात हुई है NCERT में, ये स्टमक के लिए इन्होंने कहा है। The submucosal layer is formed by submucosal layer, यानी submucosa किससे बनी है आपको याद करना है, loose connective tissue contain nerve, blood vessels and lymph vessels। इस लाइन से भी सवाल बन सकता है। ड्यूडेनम के अंदर glands are also present submucosa। यहाँ पर जो इन्होंने बात की है ब्रूनर्स ग्लैंड के लिए कहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है ना। आप आगे इसके बारे में सुनेंगे। The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds, rugae, yani gastric rugae in the stomach, and small finger-like foldings called villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. Villi के ऊपर छोटे-छोटे projections होते हैं, कहलाते हैं microvilli, giving a brush border appearance. यानी कि ऐसा समझ लीजिए जैसे कि finger-like projections है called villi. इस विलाई के ऊपर छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई। ये मान लीजिए छोटे-छोटे सेल्स इसके ऊपर मौजूद होंगे, ये कहलाएंगे माइक्रोविलाई। एक्चुअल में सेल्स का तो नाम होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स, ये इनको एंटेरोसाइट्स भी कहा जाता है, एंटेरोसाइट्स या फिर ब्रश बॉर्डर सेल्स, ठीक है ना। इनके ऊपर जो प्रोजेक्शन है छोटे-छोटे, ये कहलाते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है ना। इधर फिर आपने सुना होगा कि इसके विलाई के बीचों बीच एक लिम्फ वेसल होती है जिसे बोलते हैं लैक्टील, जिसमें डाइजेस्टेड फैट का काइलोमैक्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर इसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दिस मॉडिफिकेशन, मतलब वो विलाई माइक्रोविलाई की बात कर रहा है, इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। विलाई are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal, जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे। Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus. Mucosal epithelium में goblet cells होते हैं जो mucus निकालते हैं, that helps in lubrication. Mucosa are also formed glands in the stomach, gastric glands and crypts of Leberkuhn between the bases of villi in the intestine, crypts of Leberkuhn. All the four layers show modification in different parts of the alimentary canal. इनका कहना यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पर विलाई, इसके अलावा आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी नजर आएंगी। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इन्हें क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन भी बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट निकालते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे सेल्स होते हैं म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स जो अपने अंदर से म्यूकस निकालते हैं। इधर क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन को आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेनेट सेल्स। ये पेनेट सेल्स अपने अंदर से एक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस निकालते हैं, लाइसोजाइम। इसके अलावा यहाँ पर ब्रश बॉर्डर सेल्स और म्यूकस सेल्स भी होंगे, और इसके अलावा अर्जेंटाफिन सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया, अर्जेंटाफिन सेल्स, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम में आपको दिखा दूं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया है विलाई, और बीच में येलो कलर के इन्होंने लैक्टील को दिखाया है, और दो विलाई के बीच में इन्होंने यहाँ इस पोर्शन में क्रिप्स, यानी कि इन्होंने क्रिप्स ऑफ लेबरकुन को
भी दिखाया, क्रिप्स ऑफ लेबर को, ठीक है ना। नेक्स्ट, digestive gland. The digestive glands associated with the alimentary canal include salivary glands, liver and pancreas. salivary gland के बारे में आप जानते हैं, वो सलाइवा निकालता है। सलाइवा क्या फंक्शन करेगा? लुब्रिकेशन में मदद करेगा। इसके अलावा वो खाने जो एक बोलस की शक्ल में कन्वर्ट होता है उसमें मदद करेगा। सलाइवा निकलता कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? पैरोटिड है, सबमेंडिबुलर है और सबलिंगुअल। जितना एनसीईआरटी में लिख के बात करते हैं, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, तीनों सलाइवरी ग्लैंड से। द पैरोटिड जो कि चीक में यानी कान के नीचे मौजूद होते हैं, सब मैक्सिलरी या सबमेंडिबुलर ग्लैंड जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ जॉ पर होता है, एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड जो जबान के नीचे मौजूद है। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice यानी कि saliva into the buccal cavity। आगे मैंने एक डायग्राम लिया जिससे कि आप लोकेशन समझ सकें। देखिए यहाँ कान में नीचे की तरफ मौजूद है पैरोटिड ग्लैंड और एंगल ऑफ जॉ में मौजूद है सबमैंडिबुलर ग्लैंड जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, और जबान के नीचे मौजूद है सबलिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पर फिर पुराने पेपर्स में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि सब पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, तो आपने आंसर याद करना था स्टेंसिल्स डक्ट। स्टेंसिल्स डक्ट सवाल यही पूछा जाता है कहाँ ओपन होती है? अपर सेकंड मोलर पर। इसके बाद सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या आपने याद करना था? आंसर वॉर्टन्स डक्ट। वॉर्टन्स डक्ट के लोअर सेंट्रल इंसीजर पर ओपन होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या? बार्थोलिन्स डक्ट। बार्थोलिन्स डक्ट या फिर इसे डक्ट ऑफ रेविनस भी बोला जाता है, डक्ट ऑफ रेविनस, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब नहीं दे रखे इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लीवर। लीवर के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का जिसका वेट 1.2 से 1.5 होता है। इसके अलावा इसमें 2 लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। 4 लोब होते हैं, एनसीईआरटी में 2 का जिक्र किया गया है। लीवर यहाँ पर डायफ्राम से जुड़ा होता है फैल्सिफरम लिगामेंट के जरिए। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर इज हेपेटिक लोब्यूल जिसमें कि हेपेटिक सेल्स होते हैं, और इन हेपेटिक लोब्यूल्स के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है ना। देखते हैं और क्या क्या बात इसमें लिखी हुई। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of our body weighing 1.2 से 1.5 kg, ये याद होना चाहिए आपको। in the adult human it is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm, just below the diaphragm। पुराने पेपर में सवाल पूछा भी गया है कि लीवर डायफ्राम से किससे अटैच होता है, तो आपने आंसर लगाना होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। It has 2 lobes, right and left lobe। The hepatic lobules are the structure, ये बात मैंने बताई यहाँ पर कि the structure and function unit of liver are hepatic lobules। function unit of liver containing hepatic cells जिसमें कि hepatic cells मौजूद होते हैं, arranged in the form of cords। यानी आप देखेंगे तो इस तरीके से cords की शक्ल में, इस तरीके से cord की शक्ल में hepatic cells जुड़े होते हैं, इसलिए लीवर को रेटिकुलर ग्लैंड कहा जाता है। इस तरीके से Each lobule is covered by the thin connective tissue sheet। हर एक लोब्यूल के चारों तरफ thin connective tissue sheet होती है जिसे बोला जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। पुराने पेपर में सवाल पूछा गया है कि ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमिलियन लीवर। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमिलियन लिवर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ mammalian liver, ठीक है ना। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored in the concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। इन्होंने बताया कि जो लीवर में बाइल बनता है फिर वो गॉलब्लैडर में आगे जमा हो जाता है। डक्ट ऑफ गॉलब्लैडर सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the liver from the common bile duct। आगे डायग्राम है उसके मैं चीजों को समझा दूंगा। The bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by the sphincter called the sphincter of Codine। द पेनक्रियास कंपाउंड, इन्होंने फिर पेनक्रियास की बात करने लगे। मैं आपको थोड़ा सा ही डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से लीवर होगा, ठीक है। तो दिखा रखा है कि लीवर में डक्ट है यानी राइट एंड लेफ्ट हेपेटाइट दोनों लोब की, ये दोनों डक्ट मिलके बनती हैं फिर कॉमन हेपेटाइट डक्ट। कॉमन हेपेटाइट डक्ट फिर जुड़ जाती है गॉल ब्लैडर के डक्ट के साथ। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स में बाइल बन रहा होगा वो राइट और लेफ्ट डक्ट से होता हुआ इधर कॉमन हेपेटिक डक्ट में आएगा। कॉमन हेपेटिक डक्ट जुड़ जाएगी फिर गॉल ब्लैडर डक्ट के साथ और ये मिलकर बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट जिसे सीबीडी भी कहा जाता है। कॉमन बाइल डक्ट फिर आके नीचे जुड़ जाएगी पेनक्रियास के डक्ट के साथ। पेनक्रियास की डक्ट को बोला जाता है डक्ट ऑफ विल्सन। ये भी सवाल आ चुका है।
डक्ट ऑफ ब्रेसिंग यानी कि जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, जब वो सीबीटी से जुड़ जाएगी तो इन दोनों के जुड़ने से बनती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इधर से लीवर से बाइल, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लेकर इधर ड्यूटम में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है इस जगह, जिसे बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपने याद रखना है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसे गार्ड करता है? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। तो राइट एंड लेफ्ट डक्ट मिलकर बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट जुड़ी गॉल ब्लैडर रिसेसिव डक्ट के साथ, फिर नीचे आके बन गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी पैनक्रियास के डक्ट के साथ, जिसे बोला जाता है डक्ट ऑफ वेरसन। तो सीबीडी और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर बनी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के जरिए ड्यूटम में ओपन हो जाएगी। तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ऊपर से लेकर आएगी बाइल, उधर पैनक्रियास से लेकर आएगी पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। पैनक्रियास के बारे में आप क्या जानते हैं? पैनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन पोर्शन से निकलते हैं इसके हार्मोन्स, है ना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं पैनक्रियास के अंदर, जिसमें कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल होते हैं। एक्सोक्राइन प्लांट से निकलते हैं इसके पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं एंजाइम्स, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है। फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में चेंज कर देता है। ये तमाम एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि प्रोटीन्स को छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। बात करते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड elongated जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द सी शेप्ड ड्यूodenum। डायग्राम में आप देखे थे ड्यूodenum के बीच में मौजूद था। द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पार्ट क्या निकालता है इसका? पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इन्होंने एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा डिटेल पैनक्रियास के बारे में नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने फिर डाइजेशन ऑफ फूड की बात की। क्लास में तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन अलग अलग पढ़ते हो, इन्होंने सारे ही डाइजेशन को एक साथ सुना दिया। क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि डाइजेशन के दौरान मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ था बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। सवाल पूछा था बक्कल कैविटी का क्या काम है? आप बोलेंगे दो मेजर फंक्शन इसके, एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाना, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, खाने को निकलने में मदद करना। द टीथ एंड द टंग व्हिच हेल्प विद द हेल्प ऑफ सलाइवा masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in the saliva, mucus क्या करेगा? Help in the lubricating and adhering the masticated food particles into bolus। म्यूकस की वजह से वो जो टूटा हुआ खाना है वो चिपक कर निवाली की शक्ल में, बोलस की शक्ल में बन जाएगा। बोलस पे क्या करेगा? then conveyed into pharynx, then into esophagus by the process called swallowing or deglutition। मैं शुरुआत में बात की थी कि बोलस swallowing या deglutition से माउथ से esophagus में पहुंचे। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। esophagus से जब खाना आगे मूव करता है तो इस प्रोसेस को peristalsis बोला जाता है, peristaltic movement। The gastroesophageal sphincter, स्टमक और esophagus के बीच में स्फिंक्टर था, controls the passage of food into the stomach। जाहिर है स्टमक के अंदर खाना का जो मूवमेंट कंट्रोल होगा वो gastroesophageal स्फिंक्टर से ही होगा। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes, sodium, potassium chloride, bicarbonate ions। सलाइवा के अंदर आयंस मौजूद हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी बताया। इसके अलावा एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज है और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये स्वेट में भी होता है, सलाइवा में भी होता है, टीयर्स में होता है। लाइसोजाइम कहाँ कहाँ मौजूद होता है? स्वेट, सवाल आ चुका है, सलाइवा और टीयर्स। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme। इस सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि खाने का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? आप बोलेंगे खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में। सवाल पूछा जाता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का स्टार्ट होता है स्टमक से जाके, है ना, और फैट का प्रॉपर तरीके से ड्यूodenum में, क्योंकि उसके लिए पहले एमल्सिफिकेशन होना जरूरी है। द सलाइवरी अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का नाम बताया ना, सलाइवरी अमाइलेज। About 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme, जिसकी ऑप्टिमम पीएच 6.8 होती है। फिर उन्होंने बताया कि असल में एंडो डाइसैकेराइड माल्टोज। असल में इन्होंने बात यहाँ पर एनसीईआरटी बताई है कि जब खाना खाते हो, खाना माउथ में जाता है, यहाँ पे सलाइवा मिक्स हो जाता है, इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। खाना माउथ में रुकता ही बहुत थोड़े समय के लिए, खाना फिर पहुंच जाता है इसोफेगस से होता हुआ इनटू स्टमक। तो जो मेन एक्शन है सलाइवरी अमाइलेज का, स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर सलाइवरी अमाइलेज की मदद से तकरीबन 30% खाना डाइजेस्ट हो जाता है 1 घंटे के अंदर।
इस 1 घंटे के अंदर इतना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाता है, इतना एचसीएल सीक्रेट हो जाता है कि पीएच लेस देन 4 हो जाती है, जिसकी वजह से सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है। इस बात को समझाने से पहले मैंने बताया कि सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये वर्क करता है अपने पीएच 6.8, तो आपको इसका याद होना चाहिए कि सलाइवा का पीएच कितना होता है 6.8, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8, ठीक है ना। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है क्या करता है, ये स्टार्च को यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है इनटू माल्टोज, और आप दूसरी किताब पढ़ेंगे माल्टोज के अलावा यहाँ पर आइसोमाल्टोज ही बनता है, आइसोमाल्टोज, और इसके अलावा अल्फा डेक्सट्रिन भी बनते हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन। आगे इनसे उन्होंने ये भी बताया कि लाइसोजाइम जो कि प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो यहाँ से जो सवाल बन सकता है वो ये कि सलाइवरी अमाइलेज का मेन एक्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद सलाइवरी अमाइलेज कितनी देर तक काम करता है, आप बोलेंगे अप टू 1 आवर। इस 1 घंटे के अंदर ये क्या करता है, तो आप बोलेंगे इस 1 घंटे के अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन्स। लेकिन इस 1 घंटे के अंदर इतना गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है कि पीएच लेस देन 4 हो जाती है, जिसकी वजह से सलाइवरी अमाइलेज काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं म्यूकस नेक सेल्स, इसके अलावा पेप्टिक सेल या चीफ सेल, और तीसरा पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। आप याद करेंगे कि इधर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक के अंदर कई तरीके के सेल्स हैं, मतलब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कई तरीके के सेल्स होंगे, एक तो होते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ये जो म्यूकस नेक सेल ये तो निकालेंगे म्यूकस। इसका पेप्टिक सेल या चीफ सेल्स, इनका तीसरा नाम एक और है जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स, ये निकालते हैं अपने अंदर से जाइमोजन्स। क्या निकालते हैं अपने अंदर से, जाइमोजन। जाइमोजन्स कहने से मतलब होता है प्रोएंजाइम्स, प्रोएंजाइम्स। स्टमक में जो प्रोएंजाइम्स मौजूद हैं उनका नाम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है। ये पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl चेंज हो जाता है पेप्सिन में, ऐसे ही जो प्रोरेनिन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl चेंज हो जाता है रेनिन, ठीक है ना। पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है टू प्रोड्यूस पेप्टोन, सबको नहीं थोड़ा बहुत। ये जो रेनिन है ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है, यानी इन्फेंट्स के अंदर जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मिल्क का डाइजेशन होता है मेनली रेनिन की वजह से होता है। तीसरे सेल इसके अंदर पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल अपने अंदर से निकालते हैं HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो वो जो पेप्सिनोजन पेप्सिन चेंज हो रहा है HCl निकल रहा है, वो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल निकालते हैं। ये दूसरे नाम कंपटीशन पूछे गए। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन विटामिन B12, विटामिन B12 जरूरी होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी यानी कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो नीट में सवाल ही पूछा गया है कौन से सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड के इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस में, आप आंसर लगाएंगे पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स, क्योंकि पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल निकालते हैं HCl, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका मतलब है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का बढ़ाता है, और विटामिन B12 जरूरी है फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है ना। स्टमक के अंदर खाना 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है, ये सवाल भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। जब खाने में गैस्ट्रिक जूस पूरी तरीके से मिल जाता है तो ये कहलाता है काइम या एसिडिक काइम। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin, pepsinogen HCl की वजह से चेंज हो जाएगा पेप्सिन में। और इसके अलावा आगे लिखा हुआ द प्रोटीयोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोड्यूसेस एंड पेप्टोन्स, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ देगा इनटू प्रोड्यूसेस एंड पेप्टोन, थोड़ा बहुत सारा। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, आगे इन्होंने तारीफ लिखी है कि जब गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस ही मौजूद होगा, म्यूकस सेल्स होते हैं, इसके अलावा गैस्ट्रिक में बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं, ये बचाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक को HCl से। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, म्यूकस से लुब्रिकेशन मदद करेगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोकोरिएशन बाय द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो म्यूकस है लुब्रिकेशन मदद करेगा, और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन देंगे, बाइकार्बोनेट आयंस और म्यूकस प्रोटेक्शन देंगे HCl से स्टमक की म्यूकोजा। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8, यहाँ पर एक सवाल आपको याद रखना है, गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है 1.8, सलाइवा का pH कितना होता है 6.8, ऑप्टिमम फॉर पेप्सिन, पेप्सिन किस pH पे काम करता है बोलेंगे 1.8। रेनिन इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, एक प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है ऑफ इन्फेंट्स, आप याद रखेंगे इन्फेंट्स के अंदर, which helps in the digestion of milk protein, जो कि मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा। तो आपने याद रखना है बात
कि मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में कर्डिंग ऑफ मिल्क इन्फेंट्स के अंदर कौन करता है, आप बोलेंगे रेनिन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक लाइपेज भी यहाँ पे सीक्रेट होता है, लेकिन इसका एक्शन बहुत ज्यादा वीक और इनसिग्निफिकेंट होता है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है ना। देखो बड़े, सिर्फ जानवरों में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कि बड़े होने के बाद, एडल्ट होने के बाद मिल्क पीता है। इन्फेंट्स के अंदर तो कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं ये रेनिन, लेकिन बड़े लोगों के अंदर करता है ये काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो तो पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, तो बड़े लोगों के अंदर जो कर्डिंग ऑफ मिल्क होता होगा, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता होगा, वो होता होगा ड्यूडेनम के अंदर, जबकि इधर इनके अंदर इन्फेंट्स के अंदर 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर कहाँ होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मस्कुलरिस की जो स्मूथ मसल से बनी हुई है। These movements help in the thorough mixing of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. ये कोई खास बात नहीं। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretions released into the small intestine. तो small intestine में bile भी आएगा, pancreatic juice भी आएगा और intestinal juice भी आएगा, ठीक है ना। Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct, हम ये बात कर चुके हैं। bile और pancreatic juice किससे आएंगे, hepatopancreatic duct से। The pancreatic juice contains inactive enzyme, pancreatic juice में inactive enzymes कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसके अलावा इसमें अमाइलेज यानी पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है और न्यूक्लियेजेस भी होता है। तो आपको फिर याद होना चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो आपको याद करना चाहिए पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ तो प्रोएंजाइम्स हैं, इनएक्टिव एंजाइम हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजन, और इसके अलावा तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिनोजन चेंज हो जाता है बाद में ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज, ये एंजाइम है इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन फिर चेंज हो जाएगा इनटू काइमोट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज फिर चेंज हो जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। इसके अलावा कुछ दूसरे नॉर्मल एंजाइम भी होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद है इलास्टेज, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है। इसके अलावा इसमें होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, इसके अलावा पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, और न्यूक्लियेजेस कहने से मतलब एनसीईआरटी का था डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम यानी डीएनएज और आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम यानी कि आरएनएज। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज secreted by the intestinal mucosa into active trypsin which in turn activate the other enzyme, मतलब वही काइमोट्रिप्सिनोजन को प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को ये एक्टिव फॉर्म में तोड़ देगा। फिर देखो द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स द बाइल पिगमेंट। फिर हमने आगे थोड़ी तारीफ बाइल की भी की है कि जो लीवर से बाइल आ रहा है, लीवर से निकलता है बाइल, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर जब ये हार्मोन निकलेगा इधर, जैसे खाना पहुंचे सीसी का हार्मोन निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्शन गॉल ब्लैडर कराता है, फिर बाइल आया। तो उन्होंने बताया कि बाइल के अंदर तो बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और कुछ मेटाबॉलाइट्स। तो एनसीईआरटी बताया गया कि द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट्स, इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट के नाम बताएं, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन। इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कुछ मेटालाइंस भी होते हैं और एंजाइम नहीं होते। बात आप 10 से सुनते आ रहे हैं कि बाइल अकेला ऐसे डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन। जब जॉन्डिस होता है तो यही बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन और आई येलो हो जाती है। बाइल सॉल्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये सब बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल का मेन फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट को वाटर सॉल्ट बनाता है, जिसकी वजह से उसके तोड़ने में आसानी हो सके। फैट को फिर कौन तोड़ेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद, यही पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, इसको तोड़ देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेलिस। माइसेलिस के बारे में अभी आगे बात करेंगे। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। देखो बाइल का मतलब सा यहाँ पे इनका बाइल सॉल्ट्स, जो बाइल सॉल्ट्स हैं
वो लाइपेज को एक्टिवेट कर देंगे, यानी बाइल सॉल्ट्स ने एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से मतलब क्या होता है कि ये फैट को छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट में चेंज करते हैं, वो आते हैं माइसिलीज। फिर माइसिलीज में से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, ये सब के सब इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है उसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स में आ जाते हैं, वहाँ वेस्कुलर रेटिकुलम पर फिर रिसिंथेसाइज होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स में चेंज होते हैं, फिर ये काइलोमाइक्रोन हो जाते हैं लिम्फोसिल लैक्टिन, और अभी इसके बारे में बात करेंगे। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, वो जो हमने बिलाई वाला डायग्राम बनाया था वहां की बात हो रही है, जो कि सीक्रेट करेगा म्यूकस। द secretions of brush border cells of mucosa along with the secretion of goblet cells constitute the succus entericus या intestinal juice। यह एनसीईआरटी ने बताया सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस किससे बना होता है। तो आपने जब बिलाई का डायग्राम देखा था तो वहां पर आपने देखा था कि बिलाई के ऊपर दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो कहलाते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स जिन्हें एंटेरोसाइट्स कहा जाता है, इसके अलावा यहाँ पर होते हैं म्यूकस सेल्स। तो ये जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा दूसरे सेल्स कौन से होते हैं, म्यूकस सेल्स। तो एनसीईआरटी ने ये बताया कि ब्रश बॉर्डर सेल्स और म्यूकस सेल्स के सिक्रीशन से इंटेस्टाइन में बनता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जिसे कि सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है, सकस एंटेरिकस कहा जाता है। सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का पीएच होता है 7.6। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। अब असल में मामला ये है कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं डाइपेप्टाइड्स में, तो डाइपेप्टाइड्स को फिर अमीनो एसिड में तोड़ते हैं इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम, को बोला था डाइपेप्टाइडेज। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट टूट चुका होगा इंटेस्टाइनल जूस से पहले डाइसैकेराइड्स में, तो डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में तोड़ेंगे, डाइसैकेराइड ये इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल लाइपेज निकलता है, जो उतना ज़्यादा तेज नहीं होता पैनक्रियाटिक लाइपेज कंपैरिजन में, लेकिन उसके साथ मिलके वो भी फैट के डाइजेशन में मदद करेगा। तो आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइडेजेस, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, जैसे माल्टेज है तो माल्टेज यानी माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज में ऐसी डाइपेप्टाइडेजेस है, उधर हमने बात की थी कि जब ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ऐड करेंगे प्रोटीन पे तो ये इनको तोड़ देंगे डाइपेप्टाइड्स में, तो डाइपेप्टाइड्स को फिर तोड़ेंगे डाइपेप्टाइडेजेस। इसके अलावा यहाँ पर होते हैं लाइपेज, मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेज, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेजेस और न्यूक्लियोटाइडेजेस भी होंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस होगा और एक बाइकार्बोनेट होंगे जो कि पैनक्रियास से आए होंगे, जैसे कि आपको बात मालूम है पैनक्रियाटिक जूस का पीएच सबसे ज्यादा होता है 8.4। एक सवाल ही पूछा जाता है कि द हाईली अल्कलाइन पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट और पैनक्रियाटिक जूस और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। इसके अलावा बाइल का सिक्रीशन भी अल्कलाइन होता है। फिर आप ये भी सुनेंगे कि जब तक बाइल और पैनक्रियाटिक जूस नहीं आता तो ब्रुनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को बचाते हैं। Protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, pH 7.8। अच्छा एनसीईआरटी में pH 7.8 दे रखी है, तो आपको pH याद करनी है फिर 7.8, ठीक है ना। For enzymatic activity, सब mucosal gland, renal glands also help in this। तो मामला दरअसल ये है कि जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो फौरन ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन आ जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि इस एसिडिक काइम से स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को बचाते हैं जब तक कि लीवर से बाइल ना आ जाए और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। फिर इन्होंने ये लिखा है कि प्रोटीन्स, प्रोटीज एंड पेप्टोन, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, पेप्टोन्स को बोला है इन्होंने, इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलिटिक एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। मामला दरअसल ये है कि आपने ये बात सुनी थी कि स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन चेंज हो गया था पेप्सिन में। ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है, पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ देता है इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, सबको नहीं थोड़ा बहुत, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो फिर अच्छा खासा प्रोटीन और प्रोटीज और पेप्टोन बचा होगा जिसको वो फाइनल टेस्ट देंगे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इसके अलावा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, इसको तोड़ देंगे डाइपेप्टाइड्स। फिर इन डाइपेप्टाइड्स को कौन तोड़ेंगे, डाइपेप्टाइडेजेस, जो कि कहां से आए होंगे, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। फिर इन्होंने क्योंकि इसमें मिक्स पढ़ा है एनसीईआरटी में, फिर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का बताया। कार्बोहाइड्रेट द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स, यानी जो पॉलीसैकेराइड स्टार्च था उसके ऊपर अमाइलेज ऐड करेगा, वो डाइसैकेराइड में तोड़ देगा। अब वो चाहे सलाइवरी अमाइलेज हो या पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो, है ना, फाइनली वो क्या करेगा, पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च को तोड़ देगा डाइसैकेराइड में, जैसे कि बन जाएगा माल्टोज, है ना, बन जाएगा सुक्रोज, बन जाएगा, है ना, आइसोमाल्टोज बन जाएगा,
आइसो माल्टोज, इसके अलावा लैक्टोज, फिर ये टूटेंगे मोनोसैकेराइड्स के अंदर। फिर साथ में बताया फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाइन मोनोग्लिसराइड्स। इन्होंने बताया कि ये लाइपेजेस जो हैं, चाहे वो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो, है ना, मेनली तो पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करता है, और इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये फैट को तोड़ेंगे। फैट टूटेगा पहले डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में। असल में होता ये, जो फैट मॉलिक्यूल है वो बना होता है एक ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड से। तो इसमें एक ग्लिसरॉल होता है फैट में और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स भी बोला जाता है। तो पहले एक फैटी एसिड निकलेगा तो ये कहलाएगा डाइग्लिसराइड, फिर एक और निकलेगा तो ये कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। अब मामला ये होता है कि दरअसल जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो फैट को तोड़ देता है इनटू डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड में। डाइग्लिसराइड को फिर तोड़ते हैं ये इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज बहुत जबरदस्त एक्शन नहीं कर पाता, तो फैट टूट तो जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, लेकिन अच्छा खासा मोनोग्लिसराइड भी बच जाता है। इधर जब डीएनए आरएनए का डाइजेशन हो रहा होगा तो आपने सुना था पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियसेस जो कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, तो न्यूक्लियस का मौजूद होता है पैनक्रियाटिक जूस में। न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देगा, फिर न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेसिस, ये कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइनल जूस में, है ना। फिर बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स, फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेसिस, न्यूक्लियोसाइडेसिस, और फिर उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में टूट जाएगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जिन बच्चों को ये बात याद नहीं उन्हें मैं एक बार याद दिला दूं। आपको पता है कि जब आप न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो एक पेंटोज शुगर होता है जिसके पहले कार्बन पर आके जुड़ जाता है नाइट्रोजनस बेस, और जो 5वां कार्बन होता है इस पर आके जुड़ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फिर ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, इसमें एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट। शुरुआत में होता है कि पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस आगे जुड़ता है, जब ये दोनों जुड़े होते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप आगे जुड़ जाता है तब ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। जब ये टूटेगा तो पहले से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, बचेगा न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड टूटेगा तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे इन्होंने इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बात की। द एंजाइम्स इन द सकस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स। दीस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अगर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जिससे कि आसानी से एब्सॉर्ब भी हो जाएगा। तो आपने सुना था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की वजह से जो प्रोटीन्स थे, प्रोटियोजेस थे, पेप्टोन से डाइपेप्टाइड्स में टूट गए थे। फिर इनको इंटेस्टाइनल जूस के डाइपेप्टाइडेज तोड़ देंगे इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है ना। ऐसी माल्टोज को तोड़ देगा माल्टेज इनटू ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज को तोड़ देगा लैक्टेज इनटू ग्लूकोज गैलेक्टोज, सुक्रोज को तोड़ देगा सुक्रोज इनटू ग्लूकोज फ्रक्टोज। आप देख रहे हो कि जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसमें ज़्यादातर तो ग्लूकोज है, तकरीबन 80% ग्लूकोज होता है और रिमेनिंग 20% गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड जब टूटेंगे तो पहले न्यूक्लियोटाइडेजेस आएंगे इंटेस्टाइनल जूस से, फिर न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस आएंगे इंटेस्टाइनल, फिर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। तो शुगर से मतलब है यहाँ पर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस से मतलब है नाइट्रोजन बेसिस। डाइमोनोग्लिसराइड को ब्रेक करेंगे लाइपेज, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाएंगे। यहाँ पर लाइपेजेस से मतलब है इनका पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे फैटी एसिड ग्लिसरॉल पूरी तरीके से नहीं बनते हैं, साथ में काफी सारा मोनोग्लिसराइड भी बच जाता है, इसलिए जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ मोनोग्लिसराइड्स ही बोले जाते हैं। एनसीईआरटी में आगे बहुत जबरदस्त लाइन लिखी हुई है कि जो ब्रेकडाउन होता है बायोमैक्रोमोलेक्यूल वो ड्यूडेनम में होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम इलियम में होता है। जबकि पुराने पेपर में सवाल पूछा जा चुका है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे जेजुनम, सबसे ज्यादा लाइट वहीं होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का भी कहाँ होता है, आप बोलेंगे जेजुनम। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स मेंशन्ड अबव, जो अभी ऊपर डायरेक्शन पढ़ रहे थे, अकर्स इन द ड्यूडेनम। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलेक्यूल कहाँ होते हैं, तो आप बोलेंगे ड्यूडेनम। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फाउंड एंड एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड इलियम। एनसीईआरटी ने जनरल बात बोली, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जेजुनम इलियम में। आप याद रखें कि मेनली कहाँ होता है, जेजुनम में, क्योंकि जेजुनम में विलाई बहुत ज्यादा होती है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन की एक्टिविटी तो होती नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 2 काम होंगे, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का, इसके अलावा सिक्रेशन होता है म्यूकस का।
एनसीईआरटी की बात लिखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का, कुछ ड्रग्स का। फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आगे एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है, ये सम में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। इसके अलावा सिक्रीशन होता है म्यूकस का, व्हिच हेल्प्स इन adhering the waste undigested particles together and lubricating it for an easy passage। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड है, इसको भी फीसेस कहा जाता है, फिर वो एंटर कर जाते हैं इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। उनका बैकफ्लो ना हो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक जंक्शन है, वहां पर एक स्फिंक्टर है जिसे बोला जाता है एक वॉल्व, जिसे बोला जाता है इलियोसिकल वॉल्व। तो एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व। एक सवाल पूछा जाता है बैकफ्लो फीकल मैटर का ना हो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके लिए वहां पर एक वॉल्व मौजूद है, क्या नाम है उसका? इलियोसिकल वॉल्व, which prevent the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है एनसीईआरटी की। फीसेस रेक्टम में जमा नहीं होते, सिग्मोइड कोलोन में होते हैं। आगे जब मैंने डिसऑर्डर की बात की मैं इसको ठीक किया है। The activities of the gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control। ये थोड़ा ठीक ठाक सा पॉइंट है, एनसीईआरटी सवाल बन सकते हैं कि जो एक्टिविटीज है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल में है। फिर उन्होंने बताया है कि जो सलाइवा निकलता है वो तो आप खाने को देख लें, चख लें, सूंघ लें, उसी से निकल जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस रेगुलेट होते हैं न्यूरॉन से और हार्मोन से। हार्मोन वो लोकल भी हो सकते हैं उसी पर्टिकुलर जगह के। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं हमारे इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स के, एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट पार्ट्स की, वो न्यूरल रेगुलेशन से रेगुलेट होती है बोथ थ्रू लोकल एंड सीएनएस। एनसीईआरटी ने बताया कि द साइट स्मेल, देखना, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है अगर आप कोई चीज देख लें, सूंघ लें, एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल, ये आप उसे माउथ में रख देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। नर्वस सिस्टम, एक लाइन उन्होंने और लिखी है, hormonal control of the secretion of gastric juices is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। इन्होंने बताया है कि जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, they are regulated by neural signals, न्यूरल सिग्नल से रेगुलेट होते हैं, और इसके अलावा लोकल हार्मोन से। लोकल हार्मोन्स कहने का मतलब ये होगा कि जिस जगह पर जरूरत होगी वहीं पर, जैसे कि स्टमक से हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन जी सेल से, है ना, ऐसे ही आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में तो विलिकाइनिन हार्मोन और भी कई सारे हार्मोन का नाम सुना है, उन्हीं की बात हो रही। तो हार्मोन, फिर आगे मस्कुलर एक्टिविटीज की लिखा था, मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज मॉडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म। ये न्यूरल मैकेनिज्म लोकल भी हो सकते हैं और थ्रू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो सकते हैं और लोकली। ठीक है, नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा? देखो, फैट का एब्जॉर्प्शन तो काइलोमैक्रोन की शक्ल में होगा, लिम्फ वेसल लेक्टिन के अंदर, और जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। या बीच में एनसीईआरटी ने ये बताया कि कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है। इसके अलावा ज्यादातर ग्लूकोज अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होता है। कुछ ग्लूकोज अमीनो एसिड का फैसिलिटी डिफ्यूजन भी होता है वाया कैरियर प्रोटीन्स। हम लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ द एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। absorption से मतलब ये है कि digested food जो है वो intestinal mucosa से होता हुआ blood या lymph में चला जाए। blood या lymph इसलिए लिखा क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ब्लड में जाएंगे और फैट lymph में जाएगा। it is carried out by passive, active and facilitated transport mechanism। A small amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। एनसीईआरटी इस लाइन से सवाल बन सकता है कि कुछ ग्लूकोज, सम ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और इसके अलावा कुछ क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। फिर आगे लिखा हुआ है कि द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier proteins via facilitated transport। इसका मतलब कुछ ग्लूकोज का, सम ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है वाया कैरियर प्रोटीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आप पढ़ेंगे फैसिलिटी डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वाया कैरियर प्रोटीन्स, वाया कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आगे ये भी फिर से एक बार और लिखा हुआ है कि कुछ अमाइनो एसिड और मोनोसैकेराइड ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सोडियम आयन आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज, ज्यादातर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीन लाइन एनसीईआरटी से बनकर निकलती हैं, तीनों आपके जहन में होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है वाटर तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा, सो वाटर ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट occurs against the concentration gradient, फिर उसकी लाइन लिखिए ग्लूकोज अमाइनो एसिड और कुछ सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मूव करते हैं। लिखा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर बीइंग इनसॉल्युबल, क्योंकि पानी में डिसॉल्व नहीं होते तो उनको डायरेक्ट आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इनटू द ब्लड। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसेलीज, पहले माइसेलीज में कन्वर्ट होते हैं व्हिच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड रीइंफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन्स, फिर काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट होंगे व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टेट। मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि एक्चुअल में होगा ये कि जब खाना पूरी तरीके डाइजेस्ट हो चुका हो तो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका हो, अच्छा खासा मोनोग्लिसराइड भी होगा, है ना। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड्स, इसके अलावा वहाँ पर स्टेरॉल भी होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन भी होंगे, है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये सब along with phospholipids और bile salts। आपको मालूम है बाइल के अंदर phospholipids भी होते हैं, phospholipids भी होते हैं और bile salt भी होते हैं। इन सब की मौजूदगी में, bile salts और phospholipid की मौजूदगी में, ये सब छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कहलाते हैं माइसेलीज। तो माइसेलीज क्या होंगे? water soluble droplet into small droplets called myceles. Myceles is small water soluble droplets, small water soluble droplets, ठीक है ना। फिर इन माइसेलीज का एब्जॉर्प्शन होगा ब्रश बॉर्डर सेल्स, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स में जाएंगे। ब्रश बॉर्डर सेल्स में जब भी जाएंगे तो इनके अंदर से फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, स्टोल, फैट सॉल्युबल विटामिन चले जाएंगे, फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये अंदर जाके फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं और वहां पर जाके फिर दोबारा कन्वर्ट होंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स में जिन्हें बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। किसमें कन्वर्ट होंगे? काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल फैट ग्लोब, यानी बाहर से प्रोटीन कवरिंग होगी, अंदर से ये फैट होंगे और फिर काइलोमाइक्रॉन यहाँ से आ जाते हैं लिम्फ वेसल लैक्टिल, लिम्फ वेसल लैक्टिल के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, कहाँ पर? लिम्फ वेसल लैक्टिल। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहे होते हैं तो देखने में लगता है कि हल्का सफेद रंग का, पीले रंग का फ्लूइड जा रहा है, जिसे बोला था काइल, तो आपने सुना था काइन, एसिडिक काइन जो खाना था। ये काइलोमाइक्रॉन्स क्या कहलाते हैं? काइल। इसमें एक बात ये भी याद रखना कि काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में होता है, ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में होता है, ठीक है। Next, absorption substance takes place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine। फिर एनसीईआरटी में चार्ट देना, क्या बताया कि माउथ में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टमक में किसका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का तो आपको मालूम है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर होता है, सब मिनरल्स होते हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मालूम है प्रिंसिपल साइट है फॉर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ज़्यादातर खाने का, पानी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपको याद रखना है माउथ का। माउथ के अंदर इन्होंने एनसीईआरटी बताया माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है कुछ ड्रग्स का, जैसे सबलिंगुअल नाइट्रेट्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा कमिंग कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। तो माउथ में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है म्यूकोसा में और टंग के नीचे की तरफ, ठीक है ना। बस सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड इन द लोअर साइड ऑफ द टंग। स्टमक के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोन डी, है ना। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हो जाता है स्टमक में, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर से इनका मतलब है ग्लूकोज, ठीक है ना। इसके अलावा अल्कोहल और कुछ मेडिसिन भी हैं जो कि स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसमें डिस्पेरिन वगैरह, एस्पिरिन जिसमें होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सवाल बन सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने का डाइजेशन होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज
fructose, fatty acid, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream lymph. यानी एक सवाल यहाँ पर बनेगा कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। सब खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तब भी आप आंसर बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। डाइजेशन होने के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है, टिश्यूज के पास पहुंचता है, जो कि इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस, फीसेस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो रेक्टम में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद एक न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है और आपको अर्ज महसूस होता है कि फीसेस को बाहर रिमूव करना चाहिए। ये जो रिमूवल होता है फीसेस का थ्रू एनल कैनाल, ये कहलाता है डेफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डेफिकेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेफिकेशन वॉलंटरी प्रोसेस है, इस पर सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है। Defecation is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. So the removal of feces from the alimentary canal is called egestion. Next topic, calorific value of protein, carbohydrate and fat. NCERT में इस टॉपिक में उन्होंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। प्रोटीन्स और फैट्स की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, इन्होंने यहाँ पर दो तरीके की कैलोरीफिक वैल्यू बताई। एक तो बताइए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक बताइए फिजियोलॉजिक वैल्यू। फिजियोलॉजिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब ये होता है कि लैब के अंदर जो वैल्यू निकाली जाए, तो इसमें एक मेटालिक कंटेनर होता है जो बोला था बॉम कैलोरीमीटर, इसमें खाने को रखकर पता लगाया जाता है 1 ग्राम खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी। आपको सीक्वेंस रखना है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर याद करना आंसर 4.1, फिर याद करना 5.65, फिर याद करना 9.45। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4.1 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर 1 ग्राम प्रोटीन, और फैट से 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर 1 ग्राम ऑफ फैट। लेकिन अगर बॉडी में ये इस्तेमाल होते हैं तो फिर हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, प्रोटीन से मिलती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, और फैट से मिलती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ फैट। तो ये दोनों ही वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ग्रॉस कैलोरी वैल्यू कितनी है 4.1, 5.65, 9.45। फिजियोलॉजिक वैल्यू बॉडी में कितनी मिलती है 4, 4 और 9। यही एनसीईआरटी बताया गया है। इन्होंने बताया कि जो ग्रॉस कैलोरी वैल्यू 4.1, 5.65, 9.45 है, और जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है 4, 4 और 9। ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। इस टॉपिक में एनसीईआरटी बताया गया है। डिसऑर्डर्स के बारे में उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारा खाना पीना आज कितना गड़बड़, छोटे बच्चे आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, कुरकुरे चिप्स ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। इसके अलावा यह बात की है कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की, वॉमिटिंग की, इंडाइजेशन की और जॉन्डिस की। पढ़ लेते हैं एक लाइन इसके बारे में। एनसीईआरटी में शुरुआत में लिखा हुआ है कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट, inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infections. The infections are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm और pinworm. फिर हमने बात की जॉन्डिस की। जॉन्डिस में आप जानते हैं कि येलो कलर आ जाता है स्किन में, आईज में, तो वहाँ पर बाइल पिगमेंट बढ़ा जाता है, इसका नाम है बिलिरुबिन। ये बताया कि जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है। इसके अलावा स्किन और आइज हमारी येलो हो जाती हैं, और डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट कौन सा बढ़ा जाता है, आप बोलेंगे बिलिरुबिन। ठीक है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में तो समझते तो आप, है ना, खाना वापस लौट के जाते हैं। यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट, वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होगा मेडुला। इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ये सवाल याद होगा, वॉमिट सेंटर कहाँ मौजूद होता है, मेडुला। अब फीलिंग ऑफ नोजिया जो कहीं आती है उसे कहते हैं नोजिया प्रेसीड्स वॉमिटिंग। डायरिया में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत ही वाटर डिस्चार्ज होगा, इसमें होगा डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फीकल मैटर आसानी से मूव नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी टाइमिंग भी सही है, कभी आप सुबह जा रहे हैं, कभी दोपहर में जा रहे हैं, इसका मतलब जो फीसेस है वो सिग्माइड कॉलोन में रुक रहे हैं। एनसीईआरटी में सिग्माइड कॉलोन तो नहीं लिखा हुआ, सिंपल सा लिखा कोलोन, लेकिन इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। कोलोन
रूट से मतलब इनका सिगमेंट कोलोन से था, एज द बोवल मूवमेंट्स अकर इररेगुलर। इंडाइजेशन से मतलब ये कि पेट भरा भरा सा लगना, खाना खाने के बाद भी, खाना खाने से पहले भी भरा भरा सा खाना क्यों लगे, पेट क्यों लगे, इसमें हो सकती है एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है एंजाइम प्रॉपर सिक्रेट ना हो रहे हो, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो चुकी हो, या फिर इसके अलावा हो सकता है आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, या फिर हो सकता है आप बहुत चटपटा खाए हो। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, पूरा भरा भरा सा पेट लगेगा। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आ सवाल आ चुका है इस पर, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक है मेरास्मस और दूसरा कवैशियोर का। कवैशियोर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको याद करने को, ये मेरास्मस में एकदम मरियल सा चाइल्ड होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सबकी कमी हो जाती है बच्चे के अंदर, उसकी वजह से बिल्कुल मरियल सा बच्चा हो जाता है, कहलाता है मेरास्मस। हाथ पर एकदम पतले पतले, स्किन ड्राई, थिन और रिंकल्ड हो जाएगी। क्वेश्योरकर के अंदर डेफिशिएंसी होती है सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। ये अप टू 1 ईयर या फिर आप कह सकते हैं लेस देन 1 ईयर देखा जाता है, 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर देखा जाता है क्वेश्योरकर, और 1 साल से ऊपर बच्चे के अंदर देखा जाता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर देखा जाता है क्वेश्योरकर। मेरास्मस के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी कमी हो जाती है, इसकी वजह अक्सर ये हो सकती है दूसरी प्रेगनेंसी जल्दी हो गई है, इंतहाई गरीब घर के बच्चों के अंदर होगा, जैसे आपने फोटोज देखेंगे इथियोपिया के अंदर मिड 80s में, 1980s में ये हुआ था। फिर उन्होंने बताया प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अक्सर उन जगहों पर होता है जहाँ पर कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया हो, फेमाइन यानी कि सीवियर खाने की कमी हो गई है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया हो, यानी कोई सत्ता पलट हो गया हो, तो आप पब्लिक बगावत कर दी, जैसे ही बांग्लादेश में ऐसा एक बार हो चुका है। तो उन्होंने बताया क्वेश्योरकर के अंदर जो मेन सवाल है वो ये कि इसमें हाथ बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे, ज़्यादा ग्रोथ भी मुतासिर होगी, आईक्यू भी, दिमाग का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की कमी होने लगती है बॉडी में, एक्सट्रीमली थिन लिम्स होंगे, रिब्स भी एकदम प्रोमिनेंट होगी, मैशेड बॉडी होगी, और इसके अंदर 1 साल से कम बच्चे के अंदर ये देखा जाए। क्वेश्योरकर के अंदर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे बच्चों को इसके अंदर ऐसा खाना दिया जा रहा हो जिसमें प्रोटीन ना हो, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चों को दलिया वगैरह दिया जाता है जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, बच्चे के प्रोटीन जरूरी है। तो ऐसे बच्चे दुबले पतले होते हैं मेरास्मस की तरह, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फैट का डिपोजिशन स्किन के नीचे होता है। इन बच्चों में खास बात है क्वेश्योरकर में थोड़ा पेट मोटा सा नजर आएगा, हाथ फूले हुए नजर आएंगे, इसमें बॉडी में स्वेलिंग भी नजर आ जाती है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ डायटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और कुछ नाम लिखे हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका। फिर आगे बताया प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिपेंड में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट के समय में ज्यादा मुतासिर होंगे पॉपुलेशन, फेमाइन जब फूड की बहुत कमी हो जाए, या पॉलिटिकल टर्मोइल, सत्ता पलट हो जाए। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश, ऐसा हो चुका है बांग्लादेश में ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, यानी बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। इथियोपिया में हो चुका है सीवियर ड्रॉट की कंडीशन मिड 80s में, 1980s में देखा जा चुका है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन अफेक्ट्स इन्फेंट को मुतासिर करते हैं, चिल्ड्रन टू प्रोटीन मेरास्मस एंड क्वेश्योरकर। फिर इन्होंने मेरास्मस के बारे में बताया एनसीईआरटी में कि मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोटीन की एंड कैलोरीज, कैलोरीज का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट की भी कमी हो जाएगी। इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर, ये सवाल पूछा जा सकता है, 1 साल से छोटे बच्चों में मेरास्मस होता है। If mother milk is replaced too early, बहुत जल्दी छुड़ा दिया जाए by other food which are poor in both protein and calorie value, बच्चों को मिलते ही ये खाने को। This often happens in the mother and second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young, दूसरा बच्चा जल्दी पैदा हो जबकि पहला भी 2-3 साल का भी नहीं हुआ। इन वायरस में प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, जाहिर सी बात है प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट नहीं है, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, थिनिंग ऑफ द लिम्स, skin become dry, thin and wrinkled, growth rate and the body weight decline considerably, even growth and development of the brain and mental faculties are impaired. ना body का development हो पाएगा, ना brain का सही से development हो पाएगा। क्वेश्योरकर के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्वेश्योरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर से अनअकम्पनीड बाय कैलोरी, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, सिर्फ प्रोटीन। इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ द मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, मतलब ऐसा खाना दिया जाए जिसमें प्रोटीन ना हो, कार्बोहाइड्रेट होगा। इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, एक सवाल पूछा सकता है, क्वेश्योरकर 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में देखा जाता है।
Like marasmus kwashiorkor showed wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development. कुछ तो सिम्टम marasmus वाले हैं, लेकिन एक दो अलग चीजें जैसे कि some fat is still left under the skin, कुछ फैट स्किन की रह जाता है। इसके अलावा एक्सटेंसिव ओडिमा देखा जाता है, सूजन देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ओडिमा किसमें देखा जाता है? स्वेलिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट, आप बोलेंगे क्वेश्योरकर में। ओडिमा की वजह ये है क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है, इसकी वजह से एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। एल्ब्यूमिन की वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता ब्लड का, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट पर स्वेलिंग, ओडिमा, सूजन नजर आती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट जल्दी ही हम एक और वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।